नमस्कार स्टूडेंट, आप लोग इस वैश्विक कोरोना जैसे महामारी से आप लोग घर में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और अभी हम लोगों का हाई स्कूलों में लॉकडाउन के वजह से क्लास जो है वह स्थगित है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से अभी हम लोग बहुत दूर हैं, फिर भी मैं अपने स्तर से कोशिश करता हूं कि कुछ चैप्टर वाइज गणित विषय का वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर डाल दूं, ताकि हमारे बिहार में जितने भी बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के या अन्य बोर्ड के, वे इससे लाभान्वित हो सके। और कहीं भी परेशानी या दिक्कत होगा तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा बोर्ड पे, आप बेहिचक सवाल जवाब कर सकते हैं। मुझे लगा कि ये लॉकडाउन के अवसर पर अब ऑनलाइन या वीडियो के माध्यम से ही हम कुछ बच्चों को अब बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, क्योंकि समय काफी निकल रहा है और पढ़ाई भी हम लोगों का बहुत कम हो चुका है। बिहार सरकार भी दूरदर्शन पर, अन्य चैनलों पर भी वर्ग नवम, दसम, यहां तक ये कहा जाए कि वर्ग 6 से लेकर के 12 तक सभी विषयों का चैप्टर वाइज पढ़ाई चल रहा है। आप सभी बच्चे उससे लाभान्वित होंगे, ये मुझे विश्वास है। समय ज्यादा न लेकर मैं विषय पर बात करूं। वर्ग दसम के विषय गणित में आज चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वह चैप्टर है नियामक ज्यामिति। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मेरे प्यारे बच्चे, दो बातें इसमें हम लोगों को आ जाता है, एक नियामक आ जाता है और दूसरी बात हम लोगों का ज्यामिति आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि नियामक क्या है और ज्यामिति क्या है, अलग अलग हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें ये ज्यामिति शब्द पर, जिसको अंग्रेजी में हम लोग ज्योमेट्री कहते हैं। ज्यामिति शब्द का अध्ययन हम लोग या ज्यामिति का अध्ययन हम लोग बच्चे शुरुआत से ही वर्ग 4, 5 से ही हम लोग शुरू करते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग रेखा के बारे में अध्ययन करते हैं, बिंदु के बारे में अध्ययन करते हैं, त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, आयत के बारे में अध्ययन करते हैं, सर्कल के बारे में अध्ययन करते हैं। इस तरह से जितने भी ज्यामितीय आकृतियां होती हैं उन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, इनके बारे में जानते हैं, इन्हें परिभाषित भी करते हैं, इनका परिभाषा भी हम लोग देते हैं और इन सभी से संबंधित जो भी इनके बीच पारस्परिक संबंध होता है उसे भी हम लोग अध्ययन करते हैं। बच्चे, ये ज्यामिति शब्द हम लोग वर्ग 5 से लेकर के अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इस पर ज्यादा समय न देकर ऐसे विस्तृत से आपने
वर्ग अष्टम, नवम और दशम में भी हम लोग ज्यामिति का चर्चा करेंगे। आपने किया भी है नवम, दशम, अष्टम, नवम में। तो आज हम इस पर चर्चा न कर करके हम मुख्य टॉपिक जो आपका है नियामक, व्हाट इज कोऑर्डिनेट, नियामक है क्या, उस पर हम फोकस करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, बारीकी से आप लोग ध्यान दीजिए। एक एक पॉइंट, एक एक शब्द को मैं तोड़ तोड़ करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जरा भी दिक्कत होगी, थोड़ा भी आपको परेशानी होगा तो हम उसको तुरंत दूर करेंगे और कोशिश करना है हम लोगों को कि कोई परेशानी आए ही नहीं। इस तरह से हम लोग पॉइंट को एकदम एक एक पॉइंट को हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। बच्चे, नियामक इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट, या इसी का नियामक का नाम है निर्देशांक। कभी कभी नियामक नहीं कहते, कह देगा निर्देशांक। है क्या? हम लोग नियामक के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले एक छोटी सी बात को हम लोग जान ले कि दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं, हमारी आंखों से, आप सभी की आंखों से जितने भी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, उन सभी वस्तुओं को ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। यदि पृथ्वी के किसी भी स्थान पर या किसी भी जगह पर उसे अगर ला करके अगर हम रखते हैं, जैसे मान लो कि ये चौक है, अगर हम सपोज करो ये ब्लैक बोर्ड जो है वह पृथ्वी है, अगर रखते हैं तो वह इस तरह से कुछ न कुछ स्थान ग्रहण करेगा। ये आपको मान के चलिए ये डस्टर है, इसे भी पृथ्वी पर अगर इस तरह से रखते हैं तो कुछ न कुछ ये भी स्थान ग्रहण करेगा। ईंट है, उसे भी रखेंगे तो कुछ न कुछ स्थान ग्रहण करेगा। जितने भी वस्तुएं आपको दिखाई पड़ते हो, चाहे तो वह बोतल है या आप समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति ही हो, अगर वो आकर के स्थान ग्रहण करते हैं, आपके बीच में ही अगर लोग बैठे हुए हैं तो कुछ न कुछ स्थान जरूर ग्रहण किए हुए हैं। उसी प्रकार से समझना है मेरे बच्चे कि पृथ्वी पर जितने भी वस्तुएं हैं या उन्हें हम अगर किसी जगह पर अगर रखते हैं तो वे कुछ न कुछ स्थान जरूर ग्रहण करते हैं। इसी पॉइंट के आधार पर आपको समझना होगा कि मान लिया जाए कि ये समतल में यहाँ पर एक बिंदु है, अगर इसको अगर हम रखते हैं तो ये भी कुछ न कुछ स्थान ग्रहण करेगा। लेकिन बच्चे, आप लोगों को मन में ऐसा सवाल आएगा कि सर ये बिंदु है, बिंदु का ऐसा परिभाषा दिया गया है कि जिसमें ना कोई लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो, उसे हम लोग बिंदु कहते हैं। इसमें कोई लेंथ नहीं है, कोई ब्रेथ नहीं है और ना कोई हाइट है, इसी को हम लोग पॉइंट कहते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को सस्पेंशन आता है कि सर जो भी वस्तु को हम लोग पृथ्वी पर रखते हैं उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और मोटाई भी होती है, तब हम लोग देखते हैं कि ये इतना स्थान ग्रहण किया। लेकिन सर इसमें कोई लंबाई नहीं है और न कोई मोटाई है और न कोई चौड़ाई है, तो इसका स्थान हम कैसे निर्धारित करेंगे? बच्चे, इसी चीज को समझना है, यही नियामक है। टेक्निकली बातों को समझना होगा, बहुत आसान है आपके लिए, आसानी से ये समझ में आ जाएगा। सपोज किया जाए कि समतल में ये पॉइंट है, ये बिंदु है, अब इस बिंदु का मुझे स्थान निर्धारित करना है। भले इसका लंबाई नहीं हो, इस पॉइंट में लंबाई ना हो, चौड़ाई ना हो, मोटाई ना हो, लेकिन हम इस बिंदु का स्थान निर्धारित करेंगे। बच्चे, कहता है नियामक क्या है या निर्देशांक क्या है? कोऑर्डिनेट। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो हम लोग चर्चा करते हैं नियामक। तो कहना चाहेंगे बच्चे कि समतल में किसी बिंदु का, कहा, समतल में किसी बिंदु का स्थान, क्या कहेंगे? स्थान। समतल में किसी बिंदु का स्थान निर्धारित करना ही नियामक कहलाता है। फिर से बोलेंगे, समतल में किसी बिंदु का स्थान निर्धारित करना ही नियामक कहलाता है।
अब ऐसा आ गया कि सर इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई है नहीं और आप स्थान निकाल रहे हैं। जैसे लगता है कि सर आप बात कर रहे हैं कि शेर के गले में घंटी कौन बांधेगा, जो जाएगा उसको खा जाएगा। अरे बच्चे, हम लोगों को ही बांधना है, इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं है, फिर भी इसका स्थान निकलेगा। थोड़ा सा टेक्निकली बातों को आप समझेंगे, सारा स्पष्ट हो जाएगा। पहले हम लोग डिफिनेशन तय करें कि नियामक क्या है या निर्देशांक क्या है। तो कहेंगे समतल में किसी बिंदु का स्थान निर्धारित करना ही नियामक कहलाता है। जो स्थान निर्धारित होकर आता है उसे नियामक कहते हैं। अब कैसे स्थान निर्धारित होगा उसकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे। तो ध्यान दे, जो स्थान निर्धारित होकर के आएगा वह इस तरह से x, y के रूप में होगा। जो स्थान निर्धारित होकर आएगा वह x, y के रूप में होगा। पहले x होगा और दूसरे में y होगा। हम लोग चर्चा करते हैं कि सर जो स्थान निर्धारित होकर के आया उसमें पहले x होगा और उसके बाद y होगा। तो आप में ऐसा आपको विचार अपने आप में आएगा कि सर ये दो तो जरूर होंगे, लेकिन x को क्या कहेंगे, y को क्या कहेंगे। हाँ, जरूर सवाल मन में आना चाहिए। तो x को जो कहते हैं हम लोग बच्चे वह भुज होता है, इंग्लिश में हम लोग इसे एब्सिसा, और y को हम लोग कोटि कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग ऑर्डिनेट। x को हम लोग भुज कहते हैं एब्सिसा, और y को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेट। यानी कि समतल में किसी बिंदु का जो स्थान निर्धारित होकर आएगा वह x, y के रूप में ही होगा। जहां x को हम लोग भुज, इंग्लिश में एब्सिसा, और y को हम लोग कोटि, अंग्रेजी में हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। ध्यान दे बच्चे, समतल में किसी बिंदु का जो स्थान निर्धारित होकर आएगा उसमें x, y के रूप में ही वह स्थान होगा। जहां x को हम लोग भुज, एब्सिसा, और बीच में हल्का कॉमा रहता है, और y को हम लोग कोटि, अंग्रेजी में ऑर्डिनेट कहते हैं। और हम लोग आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले डिफिनेशन के हम लोग डिफिनेशन लिख लें। समतल में किसी बिंदु का स्थान निर्धारित करना ही नियामक कहलाता है। समतल में किसी बिंदु का स्थान निर्धारित करना ही नियामक कहलाता है। समतल में किसी बिंदु का स्थान निर्धारित करना ही नियामक कहलाता है। बच्चे, जो स्थान निर्धारित होकर के आते हैं वह किस रूप में आते हैं, x, y के रूप में आते हैं। हम लोग यहाँ पे चर्चा कर दें। जो स्थान निर्धारित होता है वह x, y के रूप में होता है। जहां x को भुज, इंग्लिश में एब्स सीसा, एवं y को कोटि, इंग्लिश में ऑर्डिनेट
कहते हैं। ध्यान दीजिए, एक बार इसे और हम लोग रिमाइंडर कर दें कि समतल में किसी बिंदु का स्थान निर्धारित करना ही नियामक कहलाता है। जो स्थान निर्धारित होता है वह x, y के रूप में होता है, जहां x को भुज एब्सिसा एवं y को कोटि कहते हैं। ये हमारा नियामक का चर्चा हुआ। मन में ऐसा सवाल बनेगा बच्चे आप लोगों को, चूंकि आप लोग गणित के विद्यार्थी हैं, तो किसी विषय को जब आप जानते हैं तो उसके जड़ तक आप लोग पहुंचना चाहते हैं और पता करना चाहते हैं कि आखिर ये है, इसका परिभाषा तो हुआ, लेकिन ये आया कैसे, उसके बारे में भी हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। अभी हम लोग परिभाषा जान लिए और परिभाषा जानने के बाद हम लोग आगे और चर्चा करते हैं। उसके बाद हम लोग ये स्थान कैसे निर्धारित होता है, कैसे x, y आता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आसानी से यह स्पष्ट हो जाएगा, एकदम क्लियर। बच्चे, सबसे पहले कुछ टॉपिक के बारे में आप लोगों को जानना होगा। उसके बाद धीरे धीरे आसानी से आप लोगों को जो चैप्टर में हमें जानना है वह जानकारी हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग इस तरह से x डैश, y डैश और ये o है। कहना यह चाहेंगे कि समतल में इस प्रकार की दो रेखाएं हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे को O बिंदु पर काट रही हैं। हम लोग जानना यह चाहते हैं कि ये रेखा क्या है और ये रेखा क्या है। जैसे देखते हैं बच्चे, गांव घर की बात मैं बताता हूं, देहात की मैं बात बताता हूं, या कहीं किसी भी जगह की बात हो कि जैसे अगर कोई खेत है और उस खेत को अगर चार भाइयों के बीच में अगर मुझे एक प्लॉट है उसको अगर बंटवारा करना है, तो अगर हम एक लाइन खींचेंगे, सपोज करो कि यही खेत है, तो ये दो साइड हो जाएगा। एक तरफ भारत मान लो, एक तरफ पाकिस्तान, लेकिन ये दो ही साइड हुआ। अब अगर इसे हमें चार भाइयों में अगर हमको वितरित करना है, भाई तो चार वो भाई है और हिस्सा बांट रहे हैं, तो बराबर ना होना चाहिए। हाँ, तो आप देखना चाहें कि ये एक लाइन से काम नहीं चलेगा, तो एक लाइन और खींच देते हैं, तब लगता है कि चार भाग हो रहा है, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार। अब भले अभी कम बेसी लग रहा होगा, लेकिन हम चारों भाइयों में इसको इस तरीके से चर्चा कर देंगे कि ये पहला को मिला, दूसरा को मिला, तीसरा को मिला, चारों चौथा को मिला। इस तरह से हम लोग इसको पहले चार भाग में डिवाइड कर लेते हैं। तो चार भाग में डिवाइड करने के लिए हमने क्या देखा कि एक रेखा से नहीं, इसमें दो रेखा की आवश्यकता था। मतलब एक आर इधर से खींच देते हैं, एक आर इधर से खींच देते हैं। ये खेत एक प्लॉट हो गया, या एक छोटा प्लॉट हो गया, या एक छोटा प्लॉट हो गया, छोटा हो गया, और चारों भाई में एक पालिका को दे देंगे, दूसरा को दे देंगे, तीसरा को दे देंगे, चौथा को दे देंगे। हम लोग जानना तो चाह रहे हैं इसके माध्यम से, वह यह जानना चाह रहे हैं कि यह रेखा जो है से आरी नहीं है। यहाँ हम लोग जानना चाहेंगे कि यह रेखा है क्या और ये रेखा है क्या। बच्चे, आप लोग देखना चाहेंगे कि ये मान के चलिए कि पूरे ब्लैक बोर्ड पृथ्वी है, सपोज किया जाए, ऊपर भी है, नीचे भी है, पृथ्वी है। तो आप लोग देखते हैं कि ट्रेन का पटरी आप लोग देखा है कि इस तरह से आप लोगों पे चलता है, यानी बीच में इसका डिस्टेंस कवर होते हैं, ये कहीं टच नहीं करता। चाहे ये जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर चला जाए तो फिर भी ये पटरी एक दूसरे को काट नहीं सकती। काट देगी गाड़ी, उसी समय एक्सीडेंट हो जाएगा, आगे गाड़ी बढ़ नहीं पाएगी। तो आप लोग देखिए कि इसके बीच कुछ न कुछ दूरी है, डिस्टेंस है, और आप इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो देखते हैं कि सपोज करूं कि ये लाइन, मान लेते हैं बच्चे कि यह क्या है, पृथ्वी सपोज किया जाए, मान लिया जाए, मैथमेटिक्स को मान करके ही हम लोग चलते हैं। और ये आपका लाइन मान लिया जाए कि खींचा गया है, एक्स डैश खींचा गया है। तो हम लोग कह सकते हैं जनरल तौर पर बच्चे कि ये लाइन जो है वह पृथ्वी के समानांतर है। और अगर इसी तरह से अगर इसके बारे में चर्चा किया जाए और नीचे आपने पृथ्वी मान लिया है,
तो यह पृथ्वी के लंबवत या उलट खींचा गया है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी के समानांतर खींची गई रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष क्या है बच्चे? एक्स अक्ष। लिखने के पहले बीच में थोड़ा सा हल्का सा डैश लगाएंगे, इसको अंग्रेजी में कहेंगे एक्स एक्सिस। और ये आपका है वाई अक्ष, इसे कहेंगे वाई एक्सिस। समझेंगे? तो एक शख्स क्या है चर्चा करेंगे हम लोग। तो कर सकते हैं जनरल तौर पर हम लोग अपनी भाषा में अपने समझने का प्रयास किया जाए। गणित तो वही है जो भाषा में समझा जाए, अपनी ही भाषा में समझा जाए। और विषय ही होता है जो अपनी भाषा में समझा जाए, ज्यादा मजबूती प्रदान होता है समझने में और पढ़ने में लिखने में। तो देखते हैं कि ये आपका जो लाइन है एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, तो इस लाइन को एक्स अक्ष कहते हैं, इस लाइन को वाई अक्ष कहते हैं। ऐसे कहा जाए कि पृथ्वी के समानांतर, ये सपोज करो नीचे पृथ्वी है, खींची गई रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। और पृथ्वी के उदग्र या लंब, देखिए खड़ा है सीधा चिलिम की तरह, इसको हम लोग वाई अक्ष वाई एक्सिस कहते हैं। ये अपनी भाषा में जानने का है। दूसरी बात, दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि जैसे अगर मान लिया जाए, आपको कहा जाए कि बच्चे आप बेड पे सो जाओ, तो आप पड़ गए। आपको कहे कि खड़ा हो जाओ, तो आप खड़ा हो गए। जनरली तौर पर मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जब आप सो गए, पड़ गए, तो पड़ी रेखा यानी पड़ी रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और खड़ी रेखा को वाई अक्ष वाई एक्सिस कहते हैं। आपके मन में सवाल बनता होगा कि सर पड़ी रेखा और खड़ी रेखा जहां पर दोनों अगर लड़ी उसको क्या कहते हैं? तो कहते हैं बच्चे कि खड़ी रेखा और पड़ी रेखा जिस बिंदु पर कटते हैं, इस बिंदु को हम लोग ओरिजिन, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं मूल बिंदु। ओरिजिन जिसका ओ शब्द से हम लोग सूचित किया था, ओरिजिन मूल बिंदु, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। देखिए बच्चे, अब हम लोग चर्चा करते हैं एक एक बात का। सबसे पहले हम लोग चर्चा करें एक्स अक्ष एक्स एक्सिस। कहेंगे बच्चे ऐसे कहा जाए, सीधा सीधी बात में हम लोग चले अपने ही भाषा में, पड़ी रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। चित्र में एक्स को एक्स डैश एक्स अक्ष है। या दूसरे शब्दों में आप लोगों को मैंने कहा था कि पृथ्वी के समानांतर खींची गई रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। इसी तरह से हम लोग वाई अक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। वाई एक्सिस कहना चाहेंगे बच्चे खड़ी रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। चित्र में वाई को वाई डैश वाई अक्ष है। इसे नोट कर ले बच्चे। चलिए ऊपर से हम साफ कर देते हैं। अब ये सब हटा देते हैं।
अब हम लोग आते हैं मूल बिंदु ऑरिजिन। बहुत ही मुख्य बात है। हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये रेखा अगर मान के चलो एक्स ओ एक्स डैश है और वाई ओ वाई डैश है, तो बच्चे ऐसा कहा जाए कि कोई आदमी इस तरह से सोया हो और उसी पर कोई आदमी ऐसे सोया हो, तो अगला कहता है कि हम आप पर सोए हैं, तो वो भी कहता है हम आप पर सोए हैं। इसका मतलब कि ये कहता है हम आप पर चढ़ल हैं, तो ये कहता है कि हम आपको छोड़ ले हैं। नहीं, देख रहे हैं कि ये रेखा इस पर चढ़ा हुआ है और ये रेखा इस पर चढ़ा हुआ है। इसका मतलब हम लोग यह कहें बच्चे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काट रही है। लंबवत काटने का मतलब हो गया कि जब इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कोई इस तरह से हो सोया हुआ, उस पर कोई ऐसे अगर खड़ा हो और इस तरह से आप देखते हैं कि अगर लंबवत है तो इसके बीच अवश्य ही 90 डिग्री का कोण बनता है। उसी तरह से अगर ये मान के चले कि ये रेखा पर इस तरह से खड़ा है तो ये 90 डिग्री बनेगा, इधर भी खड़ा है तो ये भी 90 बनेगा, अगर इस रेखा पे इधर खड़ा है तो भी ये 90 बनेगा, ये खड़ा है तो ये भी 90 बनेगा। अगर बच्चे ऐसे देखते हैं कि ये रेखा अगर इस पर खड़ा है तो इधर से चर्चा करें तो ये भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा, इधर। इसका मतलब कि इस तरह से रेखाएं दोनों जो हैं वे सभी आपके बीच में देख रहे हैं कि बराबर एंगल बना रहे हैं। तब हम लोग ऑरिजिन के बारे में परिभाषित कर सकते हैं, इसका डेफिनेशन कर सकते हैं कि दो परस्पर लंबवत रेखाएं जिस बिंदु पर कटती हैं तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस और इंटरसेक्ट एनी पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन। कहता है कि दो परस्पर लंबवत रेखाएं जिस बिंदु पर कटती हो उस बिंदु को ऑरिजिन यानी कि मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहा? दो परस्पर लंबवत। परस्पर का मतलब कि एक दूसरे पर चढ़ा हुआ। कैसा हो? चढ़ा हुआ। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि दो परस्पर लंबवत रेखाएं जिस बिंदु पर कटती हो उस बिंदु को ऑरिजिन मूल बिंदु कहते हैं। या ऐसे भी कहा जा सकता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इसे ओ से सूचित किया जाता है। दूसरी भाषा में ऐसे भी आप कह सकते हैं पड़ी रेखा, खड़ी रेखा जिस बिंदु पर लड़ी उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु ऑरिजिन कहते हैं। ध्यान दीजिए, कोई एक बात मैं लिख देता हूं, बाकी आप लोग बता ही दिया, इसे आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी पर। हम लोग कहें कि दो परस्पर लंबवत रेखाएं जिस बिंदु पर कटती हो उसे दो परस्पर लंबवत रेखाएं जिस बिंदु पर कटती हो उस बिंदु को मूल बिंदु अंग्रेजी में ऑरिजिन कहते हैं। इसे ओ से सूचित किया जाता है। ऐसे किसी चीज से भी कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिन है इसीलिए जनरल तौर पर ओ से करें, ओ से सूचित किया जाता है। एक बात और बच्चे जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा कंपटीशन में पूछते रहता है। हम लोग भी जब टीचर का एग्जाम दिया था, पूरे बिहार में एग्जाम हुआ था, तो उस समय एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत छोटी सी बात है, आप लोग जान लेते हैं कि सर ये क्या है, हमारे में किसी ने छक्का जाएगा। तो उसमें आप लोगों ने हम लोग देखा था क्या सवाल था, कहा था कि मूल बिंदु का नियामक, जो अभी हम लोग चर्चा किए हैं, नियामक क्या होता है। तो बच्चे अभी जान लेंगे कैसे होता है,
और जो होता है वह कैसे हुआ, एक एक पॉइंट को चर्चा करेंगे। अगर अच्छे तरीके से मेरे वीडियो को अगर आप लोग देख लेंगे तो मुझे विश्वास है कि नियामक ज्यामिति क्या, नियामक ज्यामिति के बाप को भी आप लोग समझ सकते हैं। गणित कुछ होता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। और जहां भी आपको परेशानी और दिक्कत लगेगी वहां आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लिखेंगे, मैं आपका समस्या का समाधान करने का हरदम कोशिश करूंगा। ये वीडियो मेरा किसी तरह से किसी पर्सनली किसी के लिए नहीं है। सभी मैं जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप मेरे वीडियो को अपलोड करें, क्योंकि ये बच्चों को फ्री में सेवा देने का एक माध्यम में बनाया है। हमारे बिहार के बच्चे जितना अधिक से अधिक हो सके लाभान्वित हो, तो इसी में मेरा मोक्ष है। क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृति और ऐसा हमारी परंपरा और धर्म रहा है कि मानव का सेवा करना ही मनुष्य का बहुत बड़ा धर्म है। तो हम लोग कोशिश करेंगे यथासंभव हमारे राम सहाय उच्च विद्यालय फतेहपुर के बच्चे ही नहीं, प्रोजेक्ट की भी बच्चियां, बिहार के किसी भी हाई स्कूल के बच्चे या बच्चियां हो, सभी हमारे वीडियो को आप लोग देखें और अध्ययन करें। कहीं अगर ऐसा डाउट लगे, दिक्कत लगे तो आप जरूर मेरे पर्सनल नंबर पर या व्हाट्सएप पर आप सेंड करेंगे, ताकि आपका हर संभव, हर समय, हर स्थिति में आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूं। तो देखिए बच्चे, हम लोग कहा दो परस्पर लंबवत रेखाएं जिस बिंदु पर कटती हो उस बिंदु को मूल बिंदु यानी कि ऑरिजिन कहते हैं, इसे ओ से सूचित किया जाता है। एक बात और जो हो गई बच्चे, मूल बिंदु का नियामक, बहुत अच्छा शब्द है, या इसी को कहें निर्देशांक, या इसी को अंग्रेजी में कहा जाए, इसको हटा, कोऑर्डिनेट। मूल बिंदु का नियामक या निर्देशांक या कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। बच्चे मन में सवाल बनता होगा, क्योंकि गणित पढ़ने वाले बच्चों को ऐसी आभास होता है कि अगर किसी चीज का अगर हम जानते हैं तो उसके तह तक जाने का कोशिश करते हैं कि सर आपने तो अच्छी बात कहा और लगा भी छोटी है लेकिन बहुत मजबूत और मोटी, कि मूल बिंदु का निर्देशांक या जो नियामक होता है वह क्या होता है। तो जहां भी देखेंगे सर कि 0,0 आसानी से हो जाएगा, 0,0 होता है। लेकिन कैसे होता है, 0,0 कैसे होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एकदम इसका तह तक जाएंगे, आसान लगेगा। नियामक ज्यामिति, लोग डरते हैं बंधु ज्यामिति के नाम से, वैसा कोई बात नहीं है। ये नियामक ज्यामिति है, ये अलग तरह का ज्यामिति है। अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप प्रयास करेंगे तो आसानी से आप एक एक पॉइंट को नोट करेंगे। नोट करने के बाद आपका हर बिंदु को आप अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। किताब चाहे जिस राइटर का हो, एक एक बिंदु किताब का आप लोग पढ़े। विद्यार्थी वही है जो स्वयं अध्ययन करता हो, स्वाध्याय करता हो, खुद स्टडी करता हो। एक एक पॉइंट को आप लोग पढ़िएगा, निश्चित तौर पर आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और आपके भीतर ताकत कुछ महसूस होगा कि मैं कुछ जाना, कुछ सीखा। आइए हर दिन, हर समय, हर विषय में इस तरह का आप लोग प्रयास करेंगे। तो हम लोगों ने आज क्या देखा कॉमन चीज में, कॉमन इसका कंक्लूड कर देते हैं कि नियामक क्या है, इसके बारे में चर्चा किया। उसके बाद हम लोग देखा कि एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कट जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो हम लोग चर्चा किया, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का नियामक क्या है। अब बच्चे हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें एक शब्द और आ जाता है, बहुत मजेदार है और जानने का आप कोशिश करेंगे। मैं बताता हूं, अच्छे तरीके से आप इसे अध्ययन करेंगे, एक एक बात को आप लोग सुने, अच्छे तरीके से वीडियो को देखेंगे। देखिए शब्द आता है पाद या चरण, बहुत मुख्य बात है, या चतुर्थांश। चतुर्थांश इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चे, यहीं पर मैं लिख दूं क्वाड्रेंट। पाद, चरण या चतुर्थांश इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या है, व्हाट इज क्वाड्रेंट, कहता है क्वाड्रेंट क्या है।
पाद या चरण या चतुर्थांश क्या है। एक एक बात को मेरी सुनने का आप लोग कोशिश करेंगे बच्चे, एकदम समझ में आएगा कि नहीं, एकदम समझ में आएगा। बोर्ड में 100% बोर्ड क्या, कोई भी एग्जामिनेशन में आप अगर बैठ रहे हैं और नियामक ज्यामिति से संबंधित अगर सवाल आपको पूछा जा रहा है तो बेहिचक आप जवाब देंगे। आप ध्यान से मेरी बातों को आप सुनिए। देखिए, पाद या चरण या चतुर्थांश इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या है, व्हाट इज क्वाड्रेंट? तो हम लोग कहें, पहले चर्चा करें। अभी मैंने आपको कहा था कि सर मान लिया जाए कि यह एक खेत है, बाबू रे यह एक खेत, और हमारा इस खेत को 4 भाइयों के बीच में बंटवारा करना है, तो कैसे करेंगे? एगो के ज्यादा दे देंगे, एगो के कम देंगे? नहीं, तब तो लड़ाई हो जाएगा भाई। मान लिया जाए कि 4 वो बच्चियां बैठी हुई है, तो चारों को कहा अलग अलग दे देंगे, कम बेसी कर देंगे तो फिर सब अपने में लड़ जाएगी। चारों को बराबर देंगे। अब कैसे देंगे? उसका एक माध्यम है। जैसे ये मान लिया जाए समतल है, तो इस तरह से हम लोग खींच दिया एक लाइन हम लोग इस तरह से खींच दिया। जैसे आप लोग देखते हैं बच्चे कि जैसे मान लिया जाए कि प्याज का अगर हम लोग बीजा को बोते हैं तो छोटे से खेत में ही हम लोग बहुत सारा, देहात शब्द में कहें गिड़ारी बना देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना देते हैं। सपोज किया जाए, जैसे अभी इधर मैंने कहा कि मान लो कि ये खेत है, इसे इस तरह से कर दिया तो 2 भाग हो गए, और इस तरह से और कर दिया तो ये 4 भाग हो गए। एक्स ओ एक्स डैश बच्चे ये एक्स अक्ष था, और ये वाई डैश बच्चे वाई अक्ष था, और जहां पर ये कट गया इसको हम लोग ओरिजिन, ओ को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। देखिए बच्चे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा कोण 90 डिग्री आया, यहाँ पर भी 90 डिग्री आया, यहाँ पर भी 90 डिग्री आया, यहाँ पर भी 90 डिग्री आया, और पूरा बच्चे हमारा 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। 4 से भाग दे दो तो 9 चक 36 यानी कि 90 आया। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि जब हम हिस्सा बंटवारा करते हैं, बांटते हैं, तो हम लोगों को यह देखना भी है कि कम बेसी तो किसी को नहीं मिल रहा है, सभी को बराबर होना चाहिए। तब आपने देखा कि इस तरह से पूरे 360 बना और प्रत्येक में 90 आया। इसका मतलब सभी को 360 रुपया, सपोज करो 360 रुपया है, 4 को बांटना है बराबर बराबर, तो 90 मिल जाएगा। स्पष्ट ये झमेला खत्म हो गया कि कम बेसी बराबर का झमेला आ गया। अब मुझे मुख्य बात पर चलना होगा कि पाद या चरण या चतुर्थांश या क्वाड्रेंट है क्या, कहते किसे? तो हम लोग कहेंगे किसी समतल को, ध्यान दीजिए, किसी समतल को 4 भाई है ना, कई बराबर भाग में? 4 बराबर। किसी समतल को 4 बराबर भागों में क्या किया जाए? बांटा जाए। क्या किया जाए? बांटा जाए। किसी समतल को 4 बराबर भागों में बांटा जाए। बांट दीजिएगा 4 भाग, तो दीजिएगा, कहिएगा कि ये पहला तोड़ हो, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। बांटा जाए तो बांटने के उपरांत जो आपके छोटे छोटे भाग यानी कि जो प्लॉट बन रहे हैं उसे पाद या चरण या चतुर्थांश इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। जैसे इसको कहेंगे पाद, या नाम आप लोग जान रहे हैं बच्चे, लिखेंगे, समय नहीं लगेगा, ज्यादा लेंगे हम। चरण, ये भी होगा पाद या चरण, ये भी होगा पाद या चरण। चतुर्थांश भी कह सकते हैं, क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं, ये भी होगा पाद या चरण। बच्चे अब लगता होगा कि सर सब तो पाद या चरण है। जैसे किसी का अगर माँ बाप का मान लिया 4 बेटा है, तो चारों तो सर बेटा है, तो क्या चारों एक ही दिन जन्म जाएगा? अगर एक ही दिन में मान लिया सपोज करो जन्म लिया, तो एक ही दिन तो चारों नहीं जन्म सकता है, उसमें आगे पीछे तो जरूर कोई होंगे। मान ले कि बड़का है, पहला है, तो कहो इसको प्रथम पाद। मान लो कि दूसरा है तो इसको कहो दूसरा पाद। मान लो कि इसको कहो तृतीय पाद, या तीसरा भी कह सकते हैं। उसके बाद तो 3 को हो गया तो ऑटोमेटिक है कि ये हो जाएगा चतुर्थ पाद, है ना।
तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किसी समतल को 4 बराबर भागों में बांटा जाए तो बांटने के बाद जो प्रत्येक भाग बनेंगे, इस भाग बनेंगे, ये भाग बनेंगे, ये भाग बनेंगे, वही कहता है कि प्रत्येक भाग को पाद या चरण या चतुर्थांश कहा जाता है। इसे एक बार रिमाइंडर करते हैं, किसी समतल को 4 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग को पाद या चरण या चतुर्थांश कहते हैं। कहा जाए ऐसे बच्चे कि द होल प्लेन मतलब पूरे, द होल प्लेन इज डिवाइडेड बाय 4 इक्वल पार्ट्स। पूरे समतल को 4 इक्वल पार्ट्स, 4 बराबर भागों में डिवाइड किया जाए, बांटा जाए, एंड एवरी पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। कहता है किसी समतल को 4 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग को हम लोग पाद या चरण या चतुर्थांश कहते हैं। अब इसे नोट कर लिया जाए बच्चे। ये फिगर को मैं इसी तरह से रहने देता हूं, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय, चतुर्थ। अब बच्चे आप लोग चर्चा करते हैं इस विषय पर, देखते हैं आगे इसका डेफिनेशन। हम लोग कहते हैं क्या कहा, पाद या चरण या चतुर्थांश, इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट। कहे हम लोग किसी समतल को 4 बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग को पाद या चरण या चतुर्थांश कहते हैं। इसी को अगर हम इस तरह से लिखें इंग्लिश में तो कह सकते हैं the whole plane is divided by 4 equal parts and every part is called quadrant। द होल प्लेन मतलब पूरे समतल को डिवाइडेड बाय, कैसा डिवाइड कर रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट, 4 बराबर भागों में बांटा गया, एंड एवरी पार्ट प्रत्येक भाग को क्या करते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। इसी तरह से लास्ट में फिगर भी बना लीजिए आप लोग, फिर से ऐसे x हो x डैश, y y डैश, ये हो गया प्रथम पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, ये हो गया तृतीय पाद, ये हो गया चतुर्थ पाद। तो आप लोग चतुर्थ पाद, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं बच्चे कि पाद या चरण या चतुर्थांश के बारे में हम लोग जाना बहुत मुख्य टॉपिक है। इससे बहुत आगे, इससे आगे चर्चा होगा इससे संबंधित में, और इससे बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा। और बच्चे आप लोग इसे नोट कर लेंगे और एक एक पॉइंट का आप लोग अध्ययन करेंगे। तो मैंने आप लोगों को कॉमन बात को फिर से एक बार रिमाइंडर कर दूं, नियामक ज्यामिति के अंतर्गत में आपने देखा कि नियामक क्या है, उसके बाद हम लोगों ने नियामक का परिभाषा दिया, उसके बाद हम लोग देखा कि एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है, मूल बिंदु क्या है, उन सभी को हम लोग परिभाषित किया। उसके बाद हम लोग देखा कि पाद या चरण या चतुर्थांश क्या है, उसको हम लोग परिभाषित किया। तो आप लोग बच्चे एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से वीडियो में आप लोग देखेंगे, एक एक शब्द को आप लोग सुनेंगे, एक एक बातों को आप लोग ध्यान से सुनेंगे,
और जितने भी बोर्ड पर मैंने लिखा उसे कॉपी पर नोट करेंगे। नोट करने के बाद उसे आप एक एक लाइन अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि मेरी बातों से आप लोग लाभान्वित होंगे और मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जा रहा है मुझे ऐसा जरूर विश्वास हो रहा है या हो रहा है, और आप लोगों को भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित तौर पर यह नियामक ज्यामिति आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तो मैं आपको अब इसको इतना ही आज का टॉपिक रखा जाए। आप सभी बच्चों को इस कोविड-19 कहा जाए, ये वैश्विक महामारी खतरनाक कोरोना जैसे वायरस से हम लोगों को सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। जिंदगी और जीवन बचा तो हम लोग जरूर निश्चित तौर पर हम लोग मिलेंगे बच्चे। और जब तक इस तरह का समस्या रहेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि ड्यूटी करने के दरमियान भी या ड्यूटी के बाद या पहले, चूंकि अभी हम लोगों का टाइम बाय टाइम करके शेड्यूल में ड्यूटी दिया गया है, तो उससे पहले या आगे पीछे हम कुछ इस चैप्टर का वीडियो बनाते जाएं और आप लोगों के बीच शेयर करते जाएं, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड किसी भी जो भी यूट्यूब वगैरह लोग चलाते हैं उनसे भी मैं आग्रह और अनुरोध करता हूं कि मेरे वीडियो को जरूर आप डालें और बच्चे, ताकि बच्चे का अधिक से अधिक लाभान्वित हो। और मैं इतना ही आज के लिए टॉपिक के लिए बच्चे अच्छे तरह से रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।